जब आपने हैंड आउट स्टडी करना है तो आपने ये देखना है कि अपडेटेड होनी चाहिए और यहाँ पे इसका एडिशन जो होनी चाहिए ये 3rd होना चाहिए। और इसके अलावा इसकी जो लास्ट अपडेट अगर डेट देखें तो जिस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये लास्ट एडिशन जो मैंने की है इसके अंदर वो है 20/4/2023। ये जो सारे हैंड आउट्स है ये मैंने खुद बनाए हैं, इसको हाईलाइट वगैरह मैंने किया, फॉर्मेटिंग वगैरह मैंने की है और यहाँ पे इसमें जो भी चेंजेस है आप इसके एंड पे जाके देख सकते हैं। और मैं इन हैंड आउट्स का जो लिंक है ना वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टॉपिक 7 स्टार्ट कर ले तो यहाँ पे अगर हम कोई भी इनपुट या आउटपुट का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना तो वहाँ पे विंडोज़ की अपनी बिल्ट इन एपीआई होती हैं। जैसे अगर हम बात करें कीबोर्ड के ऊपर जैसे भी कोई वर्ड लिखते हैं ना तो उसके लिए जो भी एपीआई होगी ना वो इन्वोक हो जाएगी। इसी तरह अगर आप यूएसबी से कोई भी इनपुट लेते हैं ना तो वहाँ पे यूएसबी के लिए जो भी एपीआई होगी ना वो इन्वोक हो जाएगी। यानी आप जिस भी इनपुट या आउटपुट को परफॉर्म कर रहे होंगे ना उसके लिए स्पेसिफिक जो एपीआई होगी वो ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाएगी। लेकिन जैसे ऊपर ये जो एपीएस वर्क परफॉर्म कर रहे हैं ना इसके लिए सी या C++ के जो स्टैंडर्ड फंक्शन वगैरह होते हैं ना वो भी अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई चीज़ कॉपी करना चाहते हैं या कोई चीज़ ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये इसके भी फंक्शन अवेलेबल होते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने कुछ लिख के दिए हुई हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एफ ओपन है, एफ क्लोज है, एफ रीड है, एफ राइट वगैरह है। तो ये आपकी मर्जी का, आप अगर इनको यूज़ करना चाहते हो ये भी यूज़ कर सकते हैं, या विंडोज़ की जो अपनी बिल्ट इन एपीआई है ना वो यूज़ करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें होती हैं ना ये काम बंदा नहीं कर सकता, ये जो प्रोग्रामर होता है ना डेवलप कर रहा होता है ये वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकता है। यानी कि मैं अगर कोई सिंपल यूज़र हूँ ना तो मैं ये चीज़ें नहीं कर सकता कि मैं चाहूँ तो विंडोज़ की अपनी एपीआई वो यूज़ कर लूँ या मैं चाहूँ तो ये C++ की कर लूँ। तो ये काम जो सारा करेगा ये प्रोग्रामर करेगा। अब यहाँ पे डिफरेंस लिखा हो कि विंडो एपीआई कब यूज़ करनी चाहिए और स्टैंडर्ड फंक्शन जो होते हैं ना वो कब यूज़ करनी चाहिए। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब C या C++ के जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो यहाँ पे वही बात दोबारा लिखी है कि स्टैंडर्ड जो फंक्शन होते हैं C के या आप इनको विंडोज़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि विंडो जो सिस्टम होता है ना इनको C या C++ को इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन के लिए अलाउ करता है कि यानी ये भी फंक्शन को भी यूज़ किया जा सकता है। अब यहाँ पे उन्होंने डिफरेंस दिया हो कि आपको विंडोज़ एपीआई कब यूज़ करनी चाहिए और C या C++ के जो फंक्शन होते हैं ना स्टैंडर्ड आपको उनको कब यूज़ करना चाहिए। अब अगर आपका कोई प्रोग्राम ऐसा है ना कि आप उसको जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म वगैरह के ऊपर आपने उसके ऊपर रन करना है तो यहाँ पे ज़्यादा जो बेटर है आप ये है कि आप उसके C या C++ के ऊपर जो है ना ये फंक्शन आप अप्लाई करें। जैसे अगर आप कोई प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो विंडो के ऊपर भी अप्लाई हो, वो विंडो के ऊपर भी रन हो, इसी तरह यूनिक्स या लिनक्स वगैरह के ऊपर भी अप्लाई हो, तो वहाँ पर ज़्यादा बेटर है कि आप C या C++ के अप्लाई करें। क्योंकि जस्ट सपोज के अगर आपने वहाँ पर विंडोज़ की एपीआई यूज़ कर ली तो वहाँ पर वो लिनक्स के ऊपर जाके सिस्टम वो प्रोग्राम जो होता है वो इंस्टॉल हो जाता है, तो वहाँ पर ये वर्क ही नहीं परफॉर्म कर सकेगा। क्यों? क्योंकि ये तो विंडोज़ की जो एपीआई वहाँ पर वर्क ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं ना तो यहाँ पे कुछ एडवांस जो विंडोज़ के फीचर होते हैं ना जैसे कि यहाँ पे उन्होंने मेंशन किए हुए हैं, जैसे कि लॉकिंग है, सिंक्रोनाइजेशन है, एस्क्रोनियस इनपुट आउटपुट, ये जो कुछ फीचर है ना ये इनको अचीव नहीं कर सकते। तो अगर तो आप चाहते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आपका प्रोग्राम रन हो या C++ के जो स्टैंडर्ड फंक्शन है वो अप्लाई करें, लेकिन ये कुछ एडवांस फीचर वहाँ पे आप इनको अचीव नहीं कर सकेंगे। लेकिन अगर आपकी जो पोर्टेबिलिटी है यानी आप चाहते हैं कि जो आपका प्रोग्राम है ना वो सिर्फ विंडोज़ के ऊपर ही रन होना है, किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह के ऊपर या प्लेटफॉर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होना, उसके ऊपर रन नहीं होना, तो उसके लिए बेटर है कि आप विंडोज़ की जो एपीआई है ना वो उनको यूज़ करें। तो यहाँ पे जो एडवांटेज पूछा कि C स्टैंडर्ड फंक्शन है ये कब यूज़ करने चाहिए। तो जब आप पोर्टेबल सोर्स कोड बनाना चाहते हैं यानी डिफरेंट काइंड ऑफ जो प्लेटफॉर्म वगैरह उसके ऊपर जाके वो रन हो सके तो वहाँ पे आप C या C++ के जो स्टैंडर्ड फंक्शन होते हैं ना आपको उनको यूज़ करना चाहिए। टॉपिक 8 स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने एक लॉन्ग प्रोग्राम लिखा हो, तो ये प्रोग्राम इस तरह के बिल्कुल भी नहीं आते, तो यहाँ पे इसको हम स्किप कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें सिर्फ समझ लें, यहाँ पे जो सोर्स फाइल होती है बाइनरी मोड में ओपन होती है, और अगर डेस्टिनेशन यानी जिसके अंदर जो फाइल होते हैं वो कॉपी की जा रही है वो भी बाइनरी मोड में ओपन होती है यूजिंग और किस फंक्शन को अप्लाई करके ओपन, एफ ओपन। यानी आप एफ ओपन को यूज़ करेंगे तो फिर वो फाइल ओपन होगी ना। और अगर वो जो फाइल दोनों ओपन है सक्सेसफुली ओपन होते हैं ना तो वहाँ पे चंक बाय चंक यानी कि कुछ जो चीज़ें होती हैं टुकड़ों में जो होते हैं उसको रीड किया जाएगा, और ये किसके थ्रू किया जाएगा, एफ रीड फंक्शन के थ्रू किया जाएगा। और उसके बाद जो डेस्टिनेशन फाइल होगी ना उसमें राइट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे एफ राइट फंक्शन के थ्रू किया जाएगा। यानी ये सिंपल सी बात है, एफ ओपन के थ्रू ओपन किया जाएगा, एफ रीड के थ्रू उनको रीड किया जाएगा और एफ राइट के थ्रू उनको डेस्टिनेशन फाइल के अंदर राइट किया जाएगा। और जब यहाँ पे जो होगी कॉपी पेस्ट करना होगा यानी कि एक फाइल से दूसरी फाइल के अंदर जो पेस्ट करना होगा उसके बाद जो होगी दोनों फाइल को क्लोज कर दिया जाएगा। टॉपिक 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे इस पे उससे भी ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो बिल्कुल भी पेपर में नहीं आते, तो इसलिए हम इन्हें भी स्किप कर देते हैं। तो अगर ये टॉपिक 10 की बात कर लें तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं ना डिफरेंट काइंड ऑफ जो स्टेप होते हैं उसके थ्रू एक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि एक फाइल के जो कंटेंट है ना वो दूसरे में कॉपी करने थे, तो वहाँ पे पहले दोनों फाइलों को ओपन किया गया था, फिर वहाँ पे एक फाइल वहाँ पे चंक बाय चंक उनको रीड किया गया था, और उसके बाद उसके जो कंटेंट थे ना वो दूसरे के अंदर कॉपी करने के बाद उसके बाद दोनों फाइलों को क्लोज कर दिएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कन्वीनियंस फंक्शन भी है विंडोज़ के अंदर जो यानी कि एक ही फंक्शन के थ्रू सारे जो काम होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो यहाँ पे इसके एक एग्जाम्पल जो है वो है कॉपी फाइल। तो ये कॉपी फाइल है जो
पिछला अभी हमने पिछले टॉपिक नंबर 8 में देखा था कि वहाँ पे चंक बाय चंक रीड करने के बजाय यहाँ पे क्या होगा कि सेम कंटेंट जो होंगे वो सारे एट ए टाइम कॉपी हो जाएंगे और उसके बाद जो फाइल हो गई वो क्लोज हो जाएंगी। तो इस तरह के कुछ कन्वीनियंस फंक्शन भी अवेलेबल होते हैं विंडोज़ के अंदर। टॉपिक 11 की अगर बात कर लें तो यहाँ पे उन्होंने विंडोज़ के कुछ सिस्टम होते हैं ना, फाइल सिस्टम वो बताए हुए हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बताया वो है NTFS। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल सिस्टम जो होता है ये विंडोज़ यूज़ कर रही है और इसके जो कुछ फीचर है यहाँ पे उन्होंने दिए हुए हैं। तो पहले फीचर की बात करें सिक्योरिटी, यानी एक यूज़र जो होता है ना वो दूसरे यूज़र का डाटा विदाउट प्रिविलेज यानी कि एक्सेस, अगर यानी एक कंप्यूटर के ऊपर 2 यूज़र है ना तो ये नहीं हो सकता कि एक यूज़र जो है वो दूसरे यूज़र का डाटा एक्सेस कर ले। तो दूसरे यूज़र का डाटा एक्सेस करने के लिए उससे क्या होगा कि पासवर्ड वगैरह या कुछ इस तरह की जो ऑथेंटिकेशन होगी वो रिक्वायर होगी। और सेकंड नंबर है फॉल्ट टॉलरेंस। अगर कोई डिस्क का एक हिस्सा जो होता है ना वो करप्ट हो जाता है, यानी कि उसके अंदर जो डाटा होता है ना वो वेस्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरे का पूरा जो आपके डिस्क के ऊपर डाटा पड़ा है वो वेस्ट हो जाए, बल्कि सिर्फ वही जो वेस्ट होगा जो डिलीट जो करप्ट हो गया, बाकी जो होगा वो वैसे के वैसे ही होगा। और उसके बाद इनक्रप्शन भी प्रोवाइड करता है, यानी कि डाटा को आप इनक्रप्ट भी कर सकते हैं या डिक्रप्ट भी कर सकते हैं, यानी कि उसके ऊपर जो सिक्योरिटी होते हैं ना वो आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है कि डाटा जो होता है ना वो ज़्यादा होता है लेकिन उसको कंप्रेस करके कम किया जाता है। जैसे अगर 1 GB डाटा है ना तो वहाँ पे उसको कम करके 700 MB 800 MB इस तरह कर दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि कम जो ज़्यादा डाटा होता है ना वो कम स्पेस में रखा जा सकता है। और ये जो होता है ना ये वेरी ह्यूज फाइल है, इसको सपोर्ट करता है। तो अगर आप एक फाइल है ना एक फोल्डर से उठा के दूसरे फोल्डर में या किसी USB वगैरह में ट्रांसफर करना चाहते हैं ना तो ये NTFS है ना तकरीबन 8 पेटाबाइट तक की फाइल को सपोर्ट करते हैं, यानी इतनी बड़ी फाइल को आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कॉपी या पेस्ट वगैरह कर सकते हैं। तो NTFS के बाद जो फाइल सिस्टम कुछ है वो है FAT12 है, FAT16 है, FAT32 है। तो FAT32 अभी भी कहीं पे यूज़ हो रहा है। FAT16 और FAT12 जो है ये तो बहुत ही रेयर यूज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो अभी यूज़ हो रहा है वो NTFS हो रहा है या कुछ सिस्टम है अभी भी FAT32 यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको अपने लैपटॉप का जो फाइल सिस्टम है वो चेक कराता हूँ। यहाँ पे करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे आता हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नज़र आ रहा है फाइल सिस्टम NTFS। अब यहाँ पे कई जो लैपटॉप होंगे यहाँ पे जो फाइल सिस्टम होगा NTFS होगा या कई जगह पे ये FAT32 भी यूज़ हो रहा होगा, लेकिन FAT16 और FAT12 जो है ना ये बहुत ही रेयर यूज़ होता है। उसके बाद है कॉम्पैक्ट डिस्क फाइल सिस्टम। तो ये भी रेयर यूज़ होता है, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। और इसकी बात करें यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट है, इसको भी सपोर्ट करता है। और इसके बाद लाइव फाइल सिस्टम है, ये भी अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन MCQs देख लें, UDF स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे ये जो स्टैंड करता है यूनिवर्सल डिस्क फॉर्मेट के लिए स्टैंड करता है और ये MCQs है, आप इसको माइंड में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये ज़्यादातर MCQs के लिहाज से आएंगे, यहाँ पे शॉर्ट या लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही रेयर केसेस में आते हैं। टॉपिक 12 की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने नेमिंग कुछ कन्वेंशन बताई हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे जो कैपिटल लेटर होते हैं ना ABC वगैरह, ये आपके जो ट्राइब होते हैं ना उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें ये जैसे CR है DR है, तो यहाँ पे इस तरह के जो लेटर होते हैं ना आप ये अपनी ड्राइव को रिप्रेजेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि नेटवर्क जो ड्राइव होते हैं ना वो कुछ ऐसे लेटर यानी कि N हो गया, K हो गया, L वगैरह को इनसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जैसे अगर यहाँ पे नेटवर्क होता है ना यहाँ पे शो हो जाते हैं और उनके L N K इस तरह के कुछ नेम होते हैं। तो यहाँ पे MCQs भी यहाँ पे आप देखिए जो डबल स्लैश होता है ना ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ये रिमोट रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इसका MCQs कुछ इस तरह से, द पाथ नेम ऑफ ए रिमोट रिसोर्स ऑफ सर्वर स्टार्ट विद आ सैम्बल। तो कौन से सैम्बल से होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल स्लैश से स्टार्ट होता है। और इसके बाद है फॉरवर्ड स्लैश और बैकवर्ड स्लैश इज यूज एज ए पाथ नेम सेपरेटर, यानी आपका जो पाथ नेम होता है ना उसको सेपरेट करने के लिए, अलग करने के लिए या तो आप फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं या बैकवर्ड स्लैश यूज़ करते हैं। यहाँ पे इसका MCQs भी नीचे आपको आ गया है। तो यहाँ पे MCQs भी आप देख लें, विच सिंबल कैन बी यूज एज ए पाथ सेपरेटर। तो हमने पढ़ा है, अभी पढ़ा है बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड स्लैशेज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे ये है ना D ड्राइव, उसके बाद सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे आप ये जो स्लैश हो रही है ना यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश यूज हो रही है, तो इनको कहा जा रहा है कि जो सेपरेट करने के लिए जो आपका पाथ होता है ना तो वहाँ पे पाथ को सेपरेट करने के लिए या तो फॉरवर्ड स्लैश होती है या बैकवर्ड स्लैश यूज होती है। तो यहाँ पे जो पहले 31S की करैक्टर होते हैं उनको हम यूज फाइलें में यूज नहीं कर सकते। और अगर हम किसी फाइल का नेम रख रहे हैं तो यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, कोलन या पाइप वगैरह इनको यूज नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं इस फाइल का नेम चेंज करके यहाँ पे अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश या बैकवर्ड स्लैश वगैरह यूज करता हूँ, देखिए अगर मैं फॉरवर्ड स्लैश जैसे यूज करता हूँ तो नीचे वो बता रहे हैं कि ये जो है आप इनको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है कि फाइल नेम और एक्सटेंशन होते हैं ना वो डॉट से सेपरेट की जाती हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे जैसे ये फाइल है ना तो यहाँ पे इसको जब आप रीनेम करेंगे तो आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब ये नेम खत्म हो रहा है ना तो उसके बाद छोटा सा डॉट लाजमी आएगा और उसके बाद इसकी जो भी एक्सटेंशन होगी, PDF होगी, वर्ड होगी, जो भी चीज़ होगी तो यहाँ पे डॉट के बाद उसकी एक्सटेंशन आएगी। जैसे अगर इस फाइल में देखें तो यहाँ पे .docx यानी कि डॉट के बाद जो इसका वर्ड फॉर्मेट है ना वो आ रहा है और यहाँ पे डॉट के बाद PDF यानी जो भी आपका फॉर्मेट है वो इसके डॉट के बाद आएगा। और ये MCQs में पूछा जाता है कि इन विंडोज सिस्टम द एक्सटेंशन एंड फाइल नेम इज सेपरेटेड बाय। तो यहाँ पे किससे सेपरेट किए जाते हैं, डॉट से सेपरेट किए जाते हैं। और नेक्स्ट है कि मैक्स साइज फॉर नेम इज़ 255 करैक्टर और अगर पाथ के लिए बात करें तो 260 करैक्टर है।
تو यहाँ पे नेम साइज के लिए यहाँ पे अगर मैं कोई नेम लिखना चाहूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे इसको रीनेम करता हूँ, इसका नेम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो लिख सकता हूँ ना वो 255 करैक्टर लिख सकता हूँ। तो इससे ज़्यादा यहाँ पे देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, लेकिन इससे ज़्यादा करैक्टर मैं नहीं लिख सकता। इसका मतलब है कि 255 करैक्टर आप मैक्सिमम लिख सकते हैं। और अगर हम पाथ की बात करें, यानी कि आप इसके इस तरह कुछ ऐसे जाते हैं ना कि आपका जो पाथ होता है ना, किसी फोल्डर के अंदर आप इस तरह से चलते जाते हैं, तो वहाँ पे इसके जो करैक्टर होंगे वो मैक्सिमम जो हो सकते हैं वो 260 करैक्टर हो सकते हैं। यानी ये करैक्टर इनको कहा जा सकता है, जैसे अगर ये 1 करैक्टर होगी, 2 करैक्टर, 3 करैक्टर, 4 करैक्टर, 5 करैक्टर, तो इस तरह से ही चलते जाएंगे। यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन जो होते हैं ना वो 2 से 4 बाइट जो होते हैं ना वो स्पेस लेती है। और यहाँ पे सिंगल डॉट का मतलब है आप करंट डायरेक्टरी के अंदर हैं, और अगर आप डबल डॉट का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब एक स्टेप जो है पीछे चले जाएंगे। यानी कि अगर आप किसी फोल्डर के अंदर है ना तो उसका मतलब एक फोल्डर आप पीछे चले जाएंगे। डबल डॉट का मतलब होगा आप एक फोल्डर पीछे चले जाएंगे। तो यहाँ पे जो लेक्चर नंबर 12 है ना, यहाँ पे ये ज़्यादा एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो आप एमसीक्यूज़ के लिहाज से इसको तैयार कीजिएगा। और इस तरह हमारे फर्स्ट वीक जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो गए हैं।